जी कैफ 5 लेक्चर 114। इंशाल्लाह कोई अगले हफ्ते कोई आधे घंटे का एक और लेक्चर इस तरह रखेंगे। ये तो अभी देखते हैं कितनी देर का बनता है, इसका एक ही पार्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, कल हमारे IS-28 और कंसोलिडेशन की थोड़ी थ्योरेटिकल डिस्कशन रह गई थी, वो ज़रा थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो लेट्स स्टार्ट। आप हजरात निकाल लें पेज नंबर 24 से 26 तक, पेज 24 से 26। अब्दुल्ला को मिलेगा, उसके पास ले जाओ बैग। अच्छा मोहतरम, एक सवाल है कि क्या जो सब्सिडरी है वो सिर्फ %50 से ऊपर शेयर खरीदने से बनती है? तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन है। पेज 26 पे देखें, एक समरी बनी हुई है। सब्सिडरी पे हमारा देखें कंट्रोल होता है और एसोसिएट, पेज नंबर 26। यार ये क्या हो रहा है? सब्सिडरी पे हमारा कंट्रोल होता है और एसोसिएट पे हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। मेरी तरफ से क्लियर है? उमेर भाई को बुलाएं। सब्सिडरी के केस में मेथड यूज़ होता है एक्विजिशन मेथड, और एसोसिएट के केस में यूज़ होता है इक्विटी मेथड। हम उसकी इक्विटी पे नज़र रखते हैं। सब्सिडरी मोर देन 50% वाली बनती है और एसोसिएट 20 से 50% वाली बनती है। ये हो गया जी डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी एंड एसोसिएट। तो अगर आपसे पेपर में कोई पूछे कि अकाउंटिंग मेथड कौन सा फॉलो कर रही है जब हम कंसोलिडेशन करें, तो आपने कहना है पेरेंट एक्विजिशन मेथड फॉलो कर रहे हैं सब्सिडरी के लिए, और एसोसिएट के लिए पेरेंट कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? इक्विटी मेथड। अच्छा जी, अब सवाल मेरा ये है कि क्या उस कंपनी को हम सब्सिडरी कहेंगे जिसके हमने 50% या उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं? तो उसका जवाब है कि ज़रूरी नहीं है। एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से मुराद लिखें पेरेंट। अ पेरेंट regardless of its nature of involvement with the entity, investee, entity से मुराद subsidiary, shall determine whether it has a parent by assessing whether it controls the investee। थोड़ा हिल रहा था, एक दो मिनट बैठ जाए। तो सवाल ये है कि क्या ये इन्वेस्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी सब्सिडरी को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अब कंट्रोल कैसे करेंगे जी? कंट्रोल में जी पैरा 7 है स्टैंडर्ड का, बस जो मैं हाईलाइट करा रहा हूँ वो। कंट्रोल हम सब्सिडरी को तब करेंगे जब 3 बातें पाई जाएं। नंबर 1, मेरी उसके ऊपर पावर है। नंबर 2, मैं एक्सपोज हूं वेरिएबल रिटर्न के लिए फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद इन्वेस्टी। सब्सिडरी के साथ मैं इन्वॉल्व होके उसके वेरिएबल रिटर्न में एक्सपोज हूं। आपको पता है डिविडेंड एक फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता। जो मुझे डिविडेंड देती है सब्सिडरी, डेट इज वेरिएबल। ज़्यादा भी डिविडेंड दे सकती है, कम भी डिविडेंड दे सकती है। तो वेरिएबल का मतलब लिखें डिविडेंड। तो मैं एक्सपोज हो गया हूं, जैसे लोग घर से बाहर निकलते हैं कोरोना से एक्सपोज हो जाते हैं, ऐसे मैं एक्सपोज हो गया हूं कि मुझे डिविडेंड मिलेगा, वेरिएबल रिटर्न, फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, मेरे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं उसका डिविडेंड डिसाइड कर सकूं। एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ इट्स रिटर्न। मेरे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं फिर डिविडेंड की परसेंटेज खुद डिसाइड करूं। सारी बातें मैंने ही करनी है। जब मैं 60-70% शेयर उसके ओन कर रहा हूं तो आई विल डिसाइड। आप बता दें जी, पेपर में अगर सवाल आए कि कंट्रोल के लिए कितनी शराइत हैं, तो कोई चौथी लिखेगा तो उसे आपने एमसीक्यू में क्रॉस कर देना है। कंट्रोल के लिए कितनी शराइत हैं? 3। हमारी उस पर पावर होगी, हम एक्सपोज होंगे वेरिएबल रिटर्न के लिए, और तीसरी बात, हम अपनी पावर को इस्तेमाल करके उसका वेरिएबल रिटर्न की अमाउंट इफेक्ट भी करेंगे। ठीक है मेरे भाई, मेरे ख्याल से ओके। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा आपने नहीं याद करनी। अब अगली बात, वो क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसमें मैं 50 से कम भी शेयर ओन करूं फिर भी मैं उसे सब्सिडरी कहूंगा। कंट्रोल इज एज्यूम्ड टू एग्जिस्ट व्हेन द पेरेंट ओन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
थ्रू अदर सब्सिडरीज मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एंटिटी। असूल तो वही है, मोर देन 50 वाली हमारी सब्सिडरी होती है। अनलेस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इट कैन बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सच कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट। कई दफ़ा ऐसा भी होता है हम 50 से ऊपर ओन कर रहे होते हैं लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते। अल्लाह अकबर, यानी 50 से ऊपर शेयर ओन कर रहे हैं लेकिन वो हमारी सब्सिडरी नहीं है। वो कब होगा अभी देखेंगे। अच्छा, एक नॉर्मल सी मिसाल, ए ने बी के शेयर ओन किए हुए 60%, आगे ने बी ने सी के शेयर ओन किए हुए 70%। तो ए के लिए बी क्या है? सब्सिडरी, और सी सब सब्सिडरी, यानी सब्सिडरी की सब्सिडरी, जिसे आप पोता कहते हैं। तो लेकिन सब सब्सिडरी की अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। सब्सिडरी बनने के लिए क्या शर्त है? इधर 50 हो और सब सब्सिडरी इधर 50 हो, 50 से ऊपर हो। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट सब्सिडरी को 45% कंट्रोल कर रहा, 45% ओन कर रहा होता है लेकिन कंट्रोल 100% कर रहा होता है, यानी कि वो उसे अपनी सब्सिडरी कह देगा। कभी कभी हम सब्सिडरी के 50 से कम शेयर ओन करेंगे लेकिन उसे फिर भी सब्सिडरी कहेंगे। द रीज़न इज कि बाकी सारे शेयर होल्डर्स के पास 1% शेयर्स हैं। अब एक ऐसी यूफोन एज्यूम करें जिस यूफोन के अंदर 45% शेयर ओन किए हुए हैं पीटीसीएल ने और 55% 55 अलग अलग लोगों ने ओन किए हुए हैं। 10 क्रिकेट टीम के बंदे हैं, 10 सीएस हैं, 10 डॉक्टर्स हैं, 10 इंजीनियर्स हैं। तो इन 40-50 लोगों ने मिलकर 1% शेयर ओन किए हुए हैं और 45% शेयर यूफोन के किसने ओन किए हुए हैं? पीटीसीएल ने। क्या ये सब्सिडरी है पीटीसीएल के लिए? जी बिल्कुल। द रीजन इसके बाकी जो 55 लोग हैं इंशाल्लाह उनमें से कोई 5 तो ऐसे होंगे ना जिनकी सोच हमारे से मिल जाए, और 5-6 अगर ऐसे हो गए तो हम इंशाल्लाह डिसीजन हमारी मर्जी के ही चलेंगे। तो इसलिए अगर हम 45%, 46%, 40% शेयर भी ओन कर लें लेकिन बाकी लोग ऐसे हों जो इंडिविजुअल्स हों और बहुत ज्यादा हों, तो नेचुरल सी बात है कुछ की सोच तो हमारे से मिलेगी ना। A company might control another company even if it owns shares which gives its less than half of the voting rights. Such a company is said to have a de facto control. हमारा कौन सा कंट्रोल है? de facto। 60% से ज्यादा वाले का कंट्रोल क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा, मैंने क्या अभी नहीं मैंने बताया। अच्छा, de facto control over the company. De facto is a Latin phrase which transfers as of fact, हकीकत देखी जाएगी। तो बस इसको छोड़ें, de facto का क्या मतलब है। 45% शेयर हमने ओन किए हुए, इट वुड बी अनलाइकली दैट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ अदर शेयर होल्डर्स वुड वोट टुगेदर टू स्टॉप ए। बहुत अनलाइकली है कि बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं बी के, एक शेयर होल्डर कौन है? ए, और एक कौन है? 55 लोग जिन्होंने क्या ओन किए हुए? 1%। तो इट वुड बी अनलाइकली दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ अदर शेयर होल्डर्स वुड वोट टुगेदर टू स्टॉप ए। बहुत अनलाइकली है, इसलिए इंशाल्लाह कोई ना कोई 5 लोग तो 55 में से हमारे साथ दे ही देंगे। नेक्स्ट, a company might control another company if it owns share which give it less than half of the voting right. Again वही बात, less than half पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं because it has an agreement with other shareholders which allow it to exercise control. हमारे पास 40% है, किसी के पास 12% है, तो पीटीसीएल के पास 40% है, 12% शेख रशीद के पास है, तो हमने शेख रशीद को अपने साथ मिला लिया हुआ है बिकॉज इट हैज एन एग्रीमेंट विद अदर शेयर होल्डर्स। मैंने एग्री कर लिया हुआ यार शेख रशीद तूने मेरी माननी है, उसने कहा कोई मसला नहीं यार। आप बता दें वाजे तौर पे तो मैं 40 ओन कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने दूसरे शेयर होल्डर्स को रिश्वत दे के साथ मिला लिया या बातें बूतें करके कन्विंस करके दोस्ती यारी डाल के साथ मिला लिया, तो ऑब्वियसली मैं कितने % उसके कंट्रोल कर रहा हूं? 100% कंट्रोल कर रहा हूं। कंट्रोल 100, ओन 40%। इस सूरत में भी मैं कंसोलिडेशन करूंगा और ये मेरी सब्सिडरी होगी। नहीं ओन कह रहा हूं, नहीं कंट्रोल का लफ्ज़ तो 100% है। कंट्रोल हम 100% करते हैं। रीजन सुने क्यों?
इसलिए हम कंट्रोल 100% करते हैं कि हम उसके एसेट्स लाइबिलिटीज भी तो 100% उसमें ऐड करते हैं। तो मैंने कहा था कि सब्सिडरी के 100% एसेट्स और लाइबिलिटीज हम ऐड किया करेंगे, इसलिए सब्सिडरी को कंट्रोल हम 100% करते हैं। ओन 40 कर रहे हो, 45 कर रहे हो, 52 कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये 4 बातें एक दफ़ा क्लास में पढ़ाई थी कि इन 4 सूरतों के अंदर हमने कंसोलिडेशन नहीं करनी। ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपको याद आ जाएंगी। ओके, एक हमने बात की थी कि पेरेंट और सब्सिडरी का ईयर एंड एक होना चाहिए। अगर पेरेंट और सब्सिडरी का ईयर एंड एक नहीं है तो कंसोलिडेशन करना मुश्किल है। लेकिन एक रिलैक्सेशन है, जब ईयर एंड डिफरेंट हो, व्हेन पीरियड एंड इज डिफरेंट, द सब्सिडरी प्रिपेयर्स फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप क्या बना लें? एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज ऑफ द सेम डेट एज द बैलेंस शीट ऑफ पेरेंट। एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें पूरी, या एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना लें? एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो शायद प्रॉपर ऑडिट करवा के बनवाना मुश्किल हो, एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनवा लें, ताकि अगर आपका ईयर एंड 30 सितंबर है सब्सिडरी और पेरेंट का 31 दिसंबर है तो 3 महीने की एडिशनल इंफॉर्मेशन बनवा लें। लेकिन अगर यह भी मुश्किल हो कि रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी यूज्ड with adjustments of significant transactions and events, अगर सब्सिडरी का ईयर एंड 30 सितंबर है और पेरेंट का 31 दिसंबर है, आला दर्जा यह है कि आप एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना लें जिसमें सारी एंट्रीज कर लें आप 3 महीने की। बुलाओ उनको, ये क्या हो रहा है? और अदना दर्जा यह है कि आप 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग से ना बनाएं, आप सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, सेल, परचेज, फिक्स्ड एसेट खरीदने बेचने की मोटी मोटी जर्नल एंट्रीज कर दें जिनसे एक गुजारा चल जाए कि यार ये दोनों करीब करीब आ गए हैं। बस इतनी सी बात। मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है इनमें? 3 महीने का। 3 महीने से ज्यादा का डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, हमने स्टैंडर्ड से पूछा भैया ये डिस्कशन आप लोग लीव कर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा मत करें, डिस्कशन आगे और चीज़ों की भी है तो चीज़ों को इजी मत लें, कुछ सिलेबस में है तो करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं करवा रहा। एक सवाल है, क्या कोई ऐसा ग्राउंड भी है जिसमें हम किसी अपनी सब्सिडरी को एक्सक्लूड कर दें? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरी 5 सब्सिडरीज हैं, एक को लॉस आया तो उसकी कंसोलिडेशन ना करूँ? नहीं, ये तो कोई बात नहीं। एक सब्सिडरी है किसी मुल्क के अंदर है, वहाँ जलजिला आ गया, उस सब्सिडरी को कंसोलिडेट ना करूँ? नहीं नहीं नहीं। स्टैंडर्ड कहते हैं एक मिसाल भी ऐसी आप नहीं दे सकते कि जिसमें मैं आपको इजाज़त दूं सब्सिडरी की कंसोलिडेशन में छूट है, हर सब्सिडरी को आपने कंसोलिडेट करना है, कोई रिलैक्सेशन कहता है मैं नहीं दे रहा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड ऑल सब्सिडरीज, देयर आर नो ग्राउंड्स फॉर एक्सक्लूडिंग अ सब्सिडरी फ्रॉम कंसोलिडेशन। नेक्स्ट, ये डिस्कशन हमने कल की थी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज की। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? अगर पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करे, सब्सिडरी भी कर ले, लेकिन सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कर रही है करे, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन हम उसको पेरेंट वाले मॉडल के ऊपर ही लेके आएंगे। तो इसमें बेहतरीन था IAS 28 का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आप देखेंगे पेरेंट फॉलो कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल और सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है, तो सब्सिडरी को भी हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाए हैं। एक बात कल की क्लास में की थी, शायद आपको याद हो, एसोसिएट को हमने निकाल दिया था। किससे निकाल दिया था? एसोसिएट को हमने ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। उसके लिए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पॉलिसीज पेरेंट फॉलो कर रहा है सब्सिडरी के लिए भी कंसोलिडेशन करते हुए इन पॉलिसीज पे आना ज़रूरी है, नॉट इन इंडिविजुअल अकाउंट्स। अगर सब्सिडरी इंडिविजुअल अकाउंट्स में कुछ कर रही है, करती रहे, खैर है। यार बुलाएं उनको, बार बार मसला हो रहा है। If a member of a group uses accounting policies other than those adopted in consolidated financial statements for like transactions and events in similar circumstances, appropriate adjustments are made to that group members' financial statements in preparing the consolidated financial statement. छोड़े पर इस अंग्रेजी को, बस that's enough। ये जो लाइन है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, सब्सिडरी को जो हम कंसोलिडेट करते हैं ना, तो इस मेथड का नाम है एक्यूजिशन मेथड। क्या नाम है? एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड में करना क्या होता है? आइडेंटिफाई एक्वायरर, पहले ढूंढो पेरेंट कौन है, डिटरमिन एक्विजिशन डेट, सवाल में दी होती है हमारे, तो पेरेंट ने सब्सिडरी को 1 मार्च को खरीदा है। रिकॉर्ड एंड मेजर एसेट्स
वर्किंग वन, एसेट्स भी हम उसमें मैयर करते हैं रीवैल्यू करके, और वर्किंग वन में लायबिलिटीज भी मैयर करते हैं, और वर्किंग वन में एनसीआई भी मैयर करते हैं, वर्किंग वन में एनसीआई भी मैयर करते हैं, और रिकॉर्ड और मैयर करते हैं गुडविल, या नेगेटिव गुडविल को कहते हैं बार्गेन परचेज। तो व्हाट इज एक्विजिशन मेथड? 4 चीजें। नंबर 1 एक्वायरर ढूंढो, नंबर 2 एक्विजिशन डेट ढूंढो, नंबर 1 एसेट्स लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे लाओ, एनसीआई ढूंढो, और क्या निकालो? गुडविल। इट इज कॉल्ड एज, बोले कौन सा मेथड? एक्विजिशन मेथड। इसको काट दें आगे। अच्छा जी, अगर कभी नेगेटिव गुडविल आ जाए, अगर कभी नेगेटिव गुडविल आ जाए, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये वाली डिस्टॉर्शन क्यों हुई है? इन्वेस्टमेंट, एनसीआई, और इधर आती है ना नेगेटिव गुडविल। अगर कभी नेगेटिव गुडविल आ जाए तो नंबर 1 एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेक करो आपने सही कैलकुलेट की हैं। शायद इनमें मसला हो। कहते हैं नेगेटिव गुडविल ना अजीब सी बात है, लोग सस्ती चीजें नहीं बेचते। कहते हैं मुझे तो डर लग रहा है, नेगेटिव गुडविल आ रहा है, आपने कैलकुलेशन में मसला किया। एनसीआई की फिगर देखो आपने सही निकाली है। कहते हैं हो सकता है यही गलत निकाली हो आपने। कहते हैं अगर कभी जिंदगी में नेगेटिव गुडविल आ जाए, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, इन्वेस्टमेंट जो आपने सौदे किन को पैसे दिए हैं, कहते हैं ये देखो, कोई ना कोई कहते हैं आपने मसला किया फिर नेगेटिव गुडविल आई है, वरना आमतौर पर कहते हैं नेगेटिव गुडविल आती नहीं। तो ये प्रैक्टिकल नेचर की एक बात है ऑब्वियसली। और अगर फिर ये चीज़ें आप रीअसेस कर लें तो फिर हो सकता है गुडविल दोबारा पॉजिटिव निकल आए, हो सकता है सौदे किंग की वो पेमेंट हमने गलत रिकॉर्ड की हो। तो बताएं जी, नेगेटिव गुडविल आए तो थ्योरेटिकली एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, कितनी चीज़ें रीअसेस करें। नंबर वन एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई मसला है तो, एनसीए की फिगर में कोई मसला है तो, या कंसिडरेशन ट्रांसफर में कोई मसला है तो, इन तीनों चीज़ों को चेक कर लो, अंडरलाइन करें, रिव्यू करो, इन तीनों चीज़ों को रिव्यू करो, कोई ना कोई मसला ज़रूर हुआ है, वरना ऐसे नहीं नेगेटिव गुडविल आती। लोग कहाँ दुनिया में सस्ती चीज़ें बेचते हैं। अब हो गया ठीक, पता नहीं क्यों हो रहा था। हाँ जी, आगे चलें। डिटर्मिनिंग एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट इज द डेट ऑन विच द एक्वायरर कंट्रोल्स द एक्वायरी। अब ये क्या है? कुछ भी नहीं जी, वेलकम मीटिंग के बीच में ज्वाइन करने वाले हजरात। अच्छा चलें जी, आखिरी कॉन्सेप्ट थ्योरी का, एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स। इसमें लिखें रीस्ट्रक्चरिंग, असल में समझाना चाह रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग समझाना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा, पेरेंट ने प्लान किया कि मैं इसको रीस्ट्रक्चर करूंगा, वर्किंग वन के अंदर ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूं। आपको पता है वर्किंग वन में एक्सपेंसेस भी आते हैं, इन्वेंट्री का लॉस भी आता था, डेटर का लॉस भी आता था। क्या ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूं? मेरा फिक्रा सुनिएगा। जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है तो पेरेंट ने सोचा सब्सिडरी की रीस्ट्रक्चरिंग करूंगा, IAS 37 वाली, कोई एक डिपार्टमेंट इसका बंद करूंगा। पेरेंट ने प्लान किया है, इसकी एंट्री होगी वर्किंग वन में? सोच के बताएं। प्लान किया है, प्लान कोई ऑनलाइन में बता दे इधर। पेरेंट ने प्लान किया है एक्विजिशन डेट पे कि मैं सब्सिडरी की रीस्ट्रक्चरिंग करूंगा, प्लान किया है, सोचा है कि सब्सिडरी की ये चीजें बंद कर दूंगा। एक्सेलेंट 1 to 8 सही जवाब दिया आपने। बिल्कुल नहीं होगी। द रीजन इज कि अभी तो हमने सिर्फ प्लान किया ना, कम्युनिकेट तो नहीं किया। अगर कम्युनिकेट कर दिया होता एम्प्लॉयज को तो फिर और बात थी। तो पीटीसीएल अगर यूफोन को एक्वायर करे और एक्विजिशन डेट पे पीटीसीएल सोचे कि मैंने यूफोन के खंबे जो बलूचिस्तान के दूर के इलाकों में लगे हुए हैं, मिसाल दे रहा हूं, बलूचिस्तान वालों ने माइंड नहीं करना, ऐसे ही मुंह से निकल गया, चलो पंजाब कर लो, पंजाब के दूर के इलाकों में जो खंबे लगे हैं वो हमने उतार देने हैं, वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो ये प्लान किया या कम्युनिकेट किया है? प्लान किया है। इसलिए वो रीस्ट्रक्चरिंग जिसका हम प्लान करें एक्विजिशन डेट पे, उसकी आपने वर्किंग वन में और या आगे भी कोई एंट्री नहीं करनी। हाँ, अगर आप प्लान करके कम्युनिकेट कर दें एक्विजिशन डेट पे और सब्सिडरी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट में इसको रिकॉर्ड ना किया हो, अगर कर दिया फिर तो मसला ही नहीं। अगर उसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड ना किया हो, फिर आप जरूर इसकी एंट्री कर लें वर्किंग वन के अंदर, फिर कोई मसला नहीं।
तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि प्लानिंग ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग का कोई तस्वुर नहीं है। द कॉस्ट्स द पीटीसीएल एक्सपेक्ट्स but is not obliged, expects but is not obliged to incur in future to effect its plan है अभी, to effect its plan क्या है? To exit an activity of acquiry कौन है? Subsidiary, or terminate the employment or relocate an acquiree's employees are not liabilities at acquisition date। अगली अंग्रेजी छोड़ें, लिखें आगे। हाँ, अगर कम्युनिकेट कर दिया है और सब्सिडरी ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, अगर कम्युनिकेट कर दिया है और सब्सिडरी ने सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो आप एंट्री कर दें एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट, expense in working one debit, provision for restructuring credit, expense in working one debit, provision for restructuring credit। ओके, 8 लोगों, अच्छे बच्चों, ओके। अच्छा जी, आगे जी। अब इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, वो यहाँ लिखे हुए हैं, मैं निकाल लेता हूँ, आप मुझे बताते जाइएगा। एक कौन सा एमसीक्यू है इधर देखें, 51, 6 और 54 और 49, 47, 53। ठीक है जी, तो पहले 6 और वो करवा दें जो करीब करीब है, 6 और 12, 6 और 12 करवा दें। पेज नंबर 137। Which two of the following situations are unlikely to represent control? कहाँ कंट्रोल नहीं है यार? अगर मैं 55% शेयर ओन कर रहा हूँ किसी के और 7 में से 4 डायरेक्टर मेरे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये मेरी सब्सिडरी है और मैं फिर इसका क्या कर रहा हूँ? कंट्रोल। लेकिन सवाल क्या है? अनलाइकली टू रिप्रेजेंट कंट्रोल। इसको टिक ना करें। अच्छा, मैं 51% शेयर उसके ओन कर रहा हूँ, but constitution require that decisions need unanimous consent of shareholders। अजीब सा कॉन्स्टिट्यूशन है। कंपनी के आइन में लिखा हुआ है कि 100% लोग मानेंगे तो होगा, तेरे 51% शेयर हैं, तेरे मानने से अकेले से कुछ नहीं होगा जब तक 100% लोग ना माने। 1 to 8 मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि हम 51%, 50 से ऊपर ओन कर रहे हैं, स्टिल हम कंसोलिडेशन नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी का आइन मना कर रहा है, आपको पावर ही नहीं दे रहा कंपनी का आइन। क्लियर? 1 to 8 इसको आप टिक कर दें। ये हमारी सब्सिडरी नहीं है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हैविंग करंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शंस विच वुड, ये शेयर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं जो एक्सरसाइज करके हमारे शेयर, राइट एक्सरसाइज करके शेयर हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। ईपीएस में कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है? अच्छा, बहरहाल हमारे पास इस वक्त ना शेयर्स 50% से कम है, लेकिन हमारे पास एक राइट है जिसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह हम 50 से ऊपर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है हम कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास राइट है और मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो मैं राइट एक्सरसाइज करके फौरन 50 से ऊपर जा सकता हूँ। इसलिए चल किसकी रही है? मेरी रही है। चल किसकी रही है? मेरी रही है।
कन्वर्टेबल, हाँ मैं कन्वर्टेबल बोलना चाह रहा था, गुड। मैं ओन कर रहा हूँ 35% ऑर्डिनरी शेयर्स। भाईजान ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, लिखें वोटिंग, एंड 80% प्रेफरेंस शेयर्स, ये नॉन वोटिंग होते हैं। कौन से शेयर ओन करना जरूरी है कंट्रोल के लिए? वोटिंग, नॉन वोटिंग? वोटिंग अल्लाह का शुक्र है, ओ नहीं, वोटिंग तो मेरे पास सिर्फ 35% है, मेरी नहीं चलेगी, इससे कुछ नहीं होता। कंपनी को लोन दिया हुआ है आपने भाईजान, लोन देने से कुछ नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो या रिडीमेबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वोटिंग शेयर्स के ऊपर होता है। आई हैव नो वोटिंग शेयर्स, इसलिए आई कैनॉट कंट्रोल। एमसीक्यू नंबर 12, एमसीक्यू नंबर 12, ये राइट शेयर्स वाली मुझे बात समझ नहीं आई, मीटिंग के एंड पे पूछिएगा आपने क्या कहा है। बार्गेन परचेज इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन विच द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लीड्स टू अ नेगेटिव फिगर। ऐसी सूरत में हमें क्या क्या रिव्यू करना चाहिए? एसेट लाइबिलिटीज रिव्यू करनी चाहिए, एनसी रिव्यू करनी चाहिए, कंसिडरेशन रिव्यू करनी चाहिए, बस तीनों ऑप्शन टिक होंगी। आगे देखें कौन से एमसीक्यूज थे, 50 से ऑनवर्ड्स हैं आगे कोई, 49। अजीज़ वेलकम यार, आपने इतनी लेट मीटिंग ज्वाइन की, अल्लाह भला करे आपका। 47, ऑन विच बेसिस अ सब्सिडरी में बी एक्सक्लूडेड। कोई ऐसी मिसाल दो, कहता है कि सब्सिडरी को मैं एक्सक्लूड कर दूं। एक्टिविटीज ऑफ सब्सिडरी डिसिमिलर है, वो कुछ और कर रही है, हम कुछ और कर रही है, ये बेस नहीं है। सब्सिडरी वॉज एक्वायर्ड विद इंटेंशन ऑफ रीसेल, हमारी नीयत है सब्सिडरी बेच देंगे, इसलिए कंसोलिडेशन ना ही करें और चपेड़ मारी, ये कोई वजह नहीं है। सब्सिडरी किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ के कंट्री वाले मना करते हैं पैसे पूसे इधर वापस ना भेजो पेरेंट को, तो बेचारी ने पैसे उधर ही रखे हुए हैं, ये भी कोई रीज़न नहीं है। द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर नॉट वैलिड, ये बात सही है। अगला कौन सा एमसीक्यू है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ट्रू फॉल्स हैं, कौन सी चीजें करेक्ट है? अ सब्सिडरी कैनॉट बी कंसोलिडेटेड अनलेस इट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट सेम डेट। बिल्कुल जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने नहीं कहा सेम डेट को बनाएं, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम डेट को नहीं बनानी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम डेट को बना ली, फिर तो वो 3 महीने का गैप क्यों दे रहे हो फिर तुम? आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस उस डेट पे लेके आनी है, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये बात गलत है, ये तो तुम मुझे अधूरा मशवरा दे रहे हो। एक सब्सिडरी है विद अ डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट, उसकी हमारी और उसकी डेट डिफरेंट है। मे प्रिपेयर एडिशनल स्टेटमेंट्स, हाँ अब जरा बात, मे एडिशनल स्टेटमेंट्स अप टू द ग्रुप फॉर कंसोलिडेशन, ये बात सही है। एडिशनल स्टेटमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन की जगह उसने एडिशनल स्टेटमेंट्स लफ्ज़ लिख दिया, ये भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। एडिशनल स्टेटमेंट्स बना दे, कोई मसला नहीं, लेकिन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ये तो नहीं है, तो फिर एक ही काम हो गया, फिर तो डिफरेंस ऑफ डेट का फायदा ही नहीं रहा। अ सब्सिडरी कैन बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेशन इफ गैप इज 5 months और लेस। ना 3 months और लेस, ये बात गलत है, फिर पीछे बी और डी बचाना। अगर आप कंफर्म है तो फिर डी को टिक कर आइएगा। वेयर अ सब्सिडरी, 2 पूछे हैं ना, वेयर अ सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन अप टू अ डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट फ्रॉम डेट ऑफ पेरेंट, एडजस्टमेंट शुड बी मेड, इसकी भी इजाजत है, अल्लाह का शुक्र है इसकी भी इजाजत है। ये देखें, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की एडजस्टमेंट्स कर लो। और कौन से? 51। जी भाईजान, कंट्रोल की डेफिनेशन बताएं। हैविंग पावर ओवर द इन्वेस्टी, हैविंग एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न, हैविंग मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन द इन्वेस्टी। ये बात शायद आपकी अकल को सही लगे, बट कंट्रोल की डेफिनेशन अभी हम पढ़ के आए हैं, कंट्रोल की डेफिनेशन पे रहिएगा। फिर कंट्रोल की डेफिनेशन, ये 3 बातें ढूंढनी है बस, तो इसमें फिर ये ऑप्शन गलत है, हाँ चौथी सही है। तो पहली, दूसरी और चौथी, लेकिन नॉट इंक्लूडेड लिखा है। कौन सी चीज़ कंट्रोल की डेफिनेशन में नहीं डली हुई, तो फिर पेपर में कौन से टिक करके आएंगे? सी। और कौन सा है? 53। Which two of the following are requirements of preparing consolidated financial statement? All subsidiaries must adopt the accounting policies of the parent in their individual financial statements. False. इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी नहीं है, कंसोलिडेशन करते हुए करो, इंडिविजुअल में मर्जी करो अपनी।
मैंने कहा था कंसोलिडेशन पर्पज में करना है, इंडिविजुअल में नहीं। सब्सिडरीज विद एक्टिविटीज विच आर डिफरेंट टू द एक्टिविटीज ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप शुड नॉट बी कंसोलिडेटेड। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो गलत है। वो एक सब्सिडरी जूते बना रही है, एक सब्सिडरी एसी बना रही है, इसलिए इनकी कंसोलिडेशन ना करो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये बात तुमने बिल्कुल गलत की है। देयर इज नो ग्राउंड जिससे सब्सिडरी को एक्सक्लूड करें हम। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी शुड बी इंक्लूडेड एट फेयर वैल्यू। बिल्कुल, वर्किंग वन ने यही करना होता है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। Unrealized profit within the groups must be eliminated from consolidated financial statements. Unrealized, ओहो पहला वाला गलत था ना, सॉरी पहला वाला गलत था, पहला वाला टिक क्यों कराया, ये बाकी 8 लोग इधर भी सोए हुए हैं। ऑल सब्सिडरीज मस्ट अडॉप्ट द पॉलिसीज। नहीं, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी नहीं है पॉलिसीज फॉलो करना, वो कंसोलिडेटेड में जरूरी है। अच्छा मैं भी कहूँ 3 कहाँ से टिक हो गए। इस तरह भी पेपर में फायदा हो जाता है। अनरियलाइज प्रॉफिट्स विद इन द ग्रुप मस्ट बी कैंसल्ड। बिल्कुल, अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल करने होते हैं। स्टॉक का भी अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, स्टॉक बेच दिया, अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है? पेरेंट ने सब्सिडरी को नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं होता। पेरेंट ने सब नहीं, पेरेंट ने सब्सिडरी को चीज़ें बेच दी हैं, सब्सिडरी आगे नहीं बेच सकी, इट इज अनरियलाइज प्रॉफिट। इसको यूआरपीबी कहते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। शुड बी इंक्लूडेड एट फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन, लिख लो आगे, एट एक्विजिशन ही कहना चाह रहा होगा वो, और क्या है वो, अधूरी बात उसने लिखी हुई है, लेकिन अब एट एक्विजिशन ही मुराद होगा ना। अच्छा जी, लास्ट एमसीक्यू। हाई लिमिटेड हैज़ अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स विद अदर कंपनीज, यानी हाई लिमिटेड ने बहुत सी कंपनीज खरीदी हुई हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज हाई नेसेसरीली द पेरेंट। कब हाई पेरेंट बनेगा? फॉल कोई कंपनी है, फॉल कोई और कंपनी है, यानी फॉल यूफोन टाइप चीज़ है और हाई पीटीसीएल टाइप चीज़ है। फॉल के 50,000 नॉन वोटिंग शेयर्स हैं और 1 लाख वोटिंग शेयर्स हैं, विद ईच शेयर रिसीविंग द सेम डिविडेंड। हर शेयर होल्डर को सेम डिविडेंड मिलता है। हाई ने ऑल नॉन वोटिंग शेयर्स खरीदे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 लाख में से 40,000 वोटिंग शेयर्स खरीदे हुए हैं, 40% है, इसलिए कंसोलिडेशन हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये पेरेंट नहीं है, हाई पेरेंट नहीं है। हाई अपने आप को हाई कहता रहे, पेरेंट नहीं है। हाई ओन्स 49% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन मिडल, वोटिंग, इक्विटी शेयर्स वोटिंग होते हैं। हाई ओन्स 49% वोटिंग शेयर्स एंड 52% ऑफ इट्स नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये नॉन वोटिंग शेयर्स हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स हाई रिसीव्स वेरिएबल रिटर्न, हाई को डिविडेंड मिलता है, एंड हैज एबिलिटी टू अफेक्ट दीज रिटर्न थ्रू इट्स पावर ओवर द मिडल, और इतनी पावर है कि हमारी ही मर्जी चलती है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सिनेरियो बनेगा जिसमें हमने उसको कंट्रोल दे दिया, चाहे 49 ही है। अब ये 49 पे नहीं जाना, आपने कंट्रोल की डेफिनेशन पे जाना है। कंट्रोल की डेफिनेशन के मुताबिक वी आर कंट्रोलिंग, चाहे शेयर किससे कम है, 50 से कम है, इसे हम कंसोलिडेट करेंगे। चलें जी, आपके सब्र का इम्तिहान ख़त्म होने जा रहा है 5 मिनट बाद। IS 28 की थ्योरी निकाल लें। जाग रहे हैं तो JAG लिख के ज़रा मुझे भेज दें, फिर मैं आगे चलूँ। एसोसिएट, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। बस 3 लोग जाग रहे हैं, 4 हो गए। पेज 159। एन एसोसिएट, जो रॉयल फैन थी मिसाल के तौर पे, इज़ एन एंटिटी ओवर विच द इन्वेस्टर हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नॉट अ कंट्रोल। कंट्रोल नहीं है हमारा, लेकिन एसोसिएट पे क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उसके नंबर 1 अंडरलाइन करें, पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी, बट इट इज नॉट अ कंट्रोल। लेकिन ये कंट्रोल नहीं है उन पॉलिसीज का। जॉइंट कंट्रोल वैसे हमारे स्कोप में नहीं है। जॉइंट कंट्रोल होता है 50-50, 2 कंपनीज ने ओन किया हुआ है। प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन से मुराद है अजम्पशन।
अगर एक एंटिटी होल्ड करे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर, इट इज एज्यूम्ड दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट. कन्वर्सली, there is a assumption that significant influence does not exist if entity holds less than 20% of voting. तो 20 या उससे ऊपर तो एसोसिएट और 20 से नीचे तो नॉट एन. दिस assumption is cancelled if significant influence can be clearly demonstrated. आगे लिखें, even if we own less than 20. अगर लेस देन 20 ओन करें तो भी हमारी एसोसिएट बन सकती है. अगर लेस देन 20 ओन करें तो भी हमारी एसोसिएट बन सकती है. लिखें, लेस देन 20 बट स्टिल एसोसिएट. लेस देन 20 but still associate. The existence of significant influence is उधर कंट्रोल का रास्ता, इधर सिग्निफिकेंट. Existence of significant influence is usually evidenced in one or more of the following ways. यार अगर एक कंपनी है उसमें आपने एक डायरेक्टर रखवा दिया है तो कहते हैं 20% शेयर फिर खरीदना ज़रूरी नहीं है, आप अच्छा खासा इन्फ्लुएंस चला सकते हैं उस डायरेक्टर को रख के. अगर एक कंपनी है वो आपको पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट करवा रही है और आपसे डिसीजन लेने को कह रही है और डिविडेंड के मशवरे मांग रही है तो आप इस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हैं, चाहे आपने उसके लेस देन 20% शेयर ओन किए हैं. अगर एक कंपनी के साथ आप मटेरियल चीज़ें खरीद बेच रहे हैं और मेजर सप्लायर हैं आप उसके, तो फिर आप उसके अच्छे भले एसोसिएट हैं. एन इंटरचेंज ऑफ मैनेजमेंट पर्सोनल बिटवीन द टू एंटिटीज. आपके सीईओ उधर जाके बैठा रहता है, उधर का सीईओ इधर आके बैठा रहता है. इट मीन्स कि आपकी चीज तो चल रही है उसके ऊपर, आप उसके ऊपर अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं. द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन. बहुत जो जरूरी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो आपने एक दूसरे को बता दी हुई है. तो बता दें, क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी कंपनी के 12% शेयर होल्ड कर रहे हों लेकिन फिर भी उस पर IS 28 लगा रहे हों? जी, अगर इन 5 में से कोई एक बात भी हो जाए, अगर इन 5 में से एक पावर भी हमारे पास है तो लग रहा है कि शायद हम उस पर अपनी चला रहे हैं, कंट्रोल तो नहीं कर रहे लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चला रहे हैं. इसे काट दें. साइम सेपरेट में तो जो मर्जी लगाओ, सेपरेट में तो सारी ऑप्शंस अवेलेबल है ना. जब वो हमारी एसोसिएट बन गई, सेपरेट में तो सारी ऑप्शंस अवेलेबल है. अच्छा, अच्छा अब आए इधर अगले सफ़े पे. एक एसोसिएट को an entity need not apply the equity method to its investment if the entity is a parent that is exempt from preparing consolidated financial statements. क्या एक एसोसिएट को भी हम कंसोलिडेट ना करें जैसे हमने सब्सिडरी को कहा था कंसोलिडेट ना करें? ये वही 4 बातें हैं जो कंसोलिडेशन में हमने पढ़ी थी कि पेरेंट का भी कोई पेरेंट है और वो कंसोलिडेशन कर रहे हैं और हमारे अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जा रहे, वही सारी बातें. तो वही सारे ग्राउंड्स, चलो साइम इसको डिस्कस कर लेते हैं. वही सारे ग्राउंड्स जो कि किसकी कंसोलिडेशन की एक्सक्लूजन के थे, सब्सिडरी की, वही सारे ग्राउंड्स एसोसिएट के भी एक्सक्लूजन के हैं. अगर ये चारों बातें पाई जा रही हैं तो बेशक आप एसोसिएट को कंसोलिडेट ना करें, कोई मसला नहीं. अच्छा, ये जो मेथड है जिससे हम अकाउंटिंग करते हैं, इस मेथड का नाम है एक्विजिशन मेथड, इक्विटी मेथड. इक्विटी मेथड. इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट. वर्किंग 7 जहन में लाएं.
वर्किंग 7. इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकग्नाइज्ड एट कॉस्ट एंड एडजस्टेड देयर आफ्टर फॉर पोस्ट एक्विजिशन चेंज. इधर याद है पोस्ट आ रही आती है. इट इज कॉल्ड एज कौन सा मेथड? इक्विटी मेथड. इन द इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ इन्वेस्टीज नेट एसेट. पी का हिस्सा ए के नेट एसेट्स में. इन्वेस्टर्स पी एंड एल यानी पी का पी एंड एल इंक्लूड्स इट्स शेयर्स ऑफ इन्वेस्टीज पी एंड एल एंड investors OCI includes and investors OCI includes its shares of investees OCI. जब पी एंड एल बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं? नंबर वन हमारा भी OCI आ रहा होता है और एसोसिएट का पूरा OCI आ रहा होता है या उसके OCI का हिस्सा, और इसी तरह हमारा भी प्रॉफिट आ रहा होता है और उसके भी प्रॉफिट का हिस्सा आ रहा होता है. इट इज कॉल्ड एज बोले कौन सा मेथड? इक्विटी मेथड. जिस वक्त एंटिटी बनाए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट शैल अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स. वो तेरी खैर सब्सिडरीज में भी इजाजत है. अगर एक एंटिटी अपनी कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर उसको खुली छूट है पीटीसीएल को, चाहे कॉस्ट पे रखे चीजें, चाहे आईएफआरएस और चाहे यूजिंग द इक्विटी मेथड. ये हमने किस हैंड रिटन पेज पे किया था? कंसोलिडेट वो कल हैंड रिटन पेज हमने किया था उसका आईएफआरएस 9 का हैंड रिटन पेज नंबर 4. हैंड रिटन पेज 4 लिख लें, वहां पे ये बातें हुई हुई हैं. चलें जी, हमारी जान छूटी अब इससे. एमसीक्यू नंबर 20 करें, फिर मैं आपको पैरास बता दूं स्टैंडर्ड के, ताकि ये डिस्कशन भी क्लोज कर लें. एमसीक्यू नंबर 20 निकाल लें, ये तो सॉल्यूशन है. Which of the following investments should be accounted for by शाहज़ैन as associate? भाईजान हमने 18% इक्विटी कैपिटल खरीदा हुआ है कंपनी ए का. शाहज़ैन इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन दिस कंपनी एंड हैज अ डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड. यानी हमने 18% शेयर खरीदे हुए हैं और किसी ने 18 भी नहीं खरीदे हुए बाकी शेयर होल्डर्स में से. बाकी शायद 1% खरीद के बैठे हुए हैं. हम सारे डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर हमारा भी है और हम मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज भी दे रहे हैं. वो जो 2 बातों में से कोई एक बात भी पूरी होगी ना, एक डायरेक्टर हमारा है, तो इट इज एनफ फॉर एसोसिएट. ये हमारी एसोसिएट है. 23% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी बी हमने खरीदा हुआ है. शाहज़ैन हैज नो रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड टेक्स नो पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बी. ना हमारा डायरेक्टर है ना हमारी मैनेजमेंट है, लेकिन शेयर 23% है हमारे पास. लेकिन द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इन कंपनी बी हैव हिस्टोरिकली यूज देयर कंबाइंड वोटिंग राइट टू कीप एनी नॉमिनी ऑफ शाहज़ैन ऑफ द बोर्ड. लेकिन बाकी लोगों की हमेशा कोशिश रही है कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाना चाहें तो हमें निकाल के फारग कर देते हैं. इस लाइन से आपको क्या लग रहा है कि 20 ऊपर शेयर तो हैं, लेकिन क्या हमारी चल रही है? कहीं भी नहीं चल रही. तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो कंसोलिडेशन की तरह ये भी आ गया सामने कि 20 से ऊपर है, फिर भी हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं चल रहा, क्योंकि बाकियों ने हमेशा हमें झंडी करा के रखा हुआ है. 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी सी, द रिमेनिंग 50 इज ओन्ड बाय अनरिलेटेड कंपनी. यार ये जॉइंट वेंचर होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एमसीक्यू में मेरा नहीं खिलाने का चांस है. 50 हम ओन करें, 50 कोई और. इसे ना सब्सिडरी कहते हैं ना कुछ और कहते हैं, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, छोड़ें इसको. 46% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी डी हमने खरीदा हुआ है एंड द अदर शेयर होल्डर्स आर स्प्लिट बिटवीन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स. शाहज़ैन नॉमिनेट्स 8 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर. 10 में से 8 डायरेक्टर हमारे हैं और 10 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द 2 कंपनीज. और हमारे एग्रीमेंट हुआ है कि 10 में से 8 डायरेक्टर हमारी रहा करेंगे. बता दें जनरल रूल के तौर पर एसोसिएट तो ना बनाएं, अब तो ये सब्सिडरी बना दें तो बेहतर है. सब्सिडरी बना दें तो बेहतर है. द रीज़न इज कि डिफेक्टो कंट्रोल टाइप चीज़ है हमारी इधर. द अदर शेयर होल्डर्स आर स्प्लिट बिटवीन वेरियस स्मॉल इन्वेस्टर्स. अंडरलाइन करें. तो कंसोलिडेशन में अभी क्या पढ़ के आए हैं? डिफेक्टो कंट्रोल. डिफेक्टो कंट्रोल का क्या मतलब है कि हमारे पास 40, 45, 42, 43, 39, 38 हैं और बाकी 1% वाले हैं. उन्होंने अपनी चलानी नहीं कभी और 10 में से 8 हमारे डायरेक्टर हैं.
तो इट इज़ नॉट एसोसिएट, इट इज़ आवर सब्सिडरी। वाई हमारा कंट्रोल है। एसोसिएट कब बनती है? जब 20 से 50 हो, ये बात अपनी जगह। लेकिन अभी हम कंसोलिडेशन में एक पॉइंट पढ़ के आए हैं, क्या ऐसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी कहो जहां आपका डिफेक्टो कंट्रोल है। तो इधर लिखें, इधर हमारा डिफेक्टो कंट्रोल है। तो जब बड़ा ओहदा मिल रहा है हमें कि ये सब्सिडरी है हमारी, तो छोटे ओहदे की तरफ क्यों जाएं, एसोसिएट की तरफ। अगर आप पेपर में सिर्फ ये लिखा है ना 46% ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी डी, और अगली वाली लाइन ना लिखी होती, तो फिर बताएं मैं इसको क्या कहता, एसोसिएट। लेकिन बाकी शेयर होल्डर्स छोटे छोटे हैं, 10 में से 8 डायरेक्टर हमारे हैं और हमारी ही चलनी है, तो फिर मेरे ख्याल से हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारा तो पूरा का पूरा कंट्रोल है। और बाकी 4% लोग कभी ना कभी हमें मिल ही जाएंगे। पॉइंट 2 समझा दें। पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ था कि 23% ऑफ शेयर्स हैं हमने हमारे पास, असूली तौर पे एसोसिएट लग रही है, बट शाह ज़मान हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड में भी हमारा कोई बंदा नहीं है, मैनेजमेंट में भी हमारा कोई बंदा नहीं है, और कंपनी बी के बाकी डायरेक्टर्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमें फारिग कर दें जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट होने लगे। तो इट मींस कि हम 20% से ऊपर शेयर ओन करते हुए भी क्या नहीं कर पा रहे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं चला पा रहे। ओके, अब जी जो पैराज हैं आपके IAS 28 में, वो पैरा है, लिख लें यहां, पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 6। ये दो पैराज आपने IAS 28 के अंदर करने हैं, पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 6। पैरा नंबर 3 में आपको 3 डेफिनेशंस मिलेंगी, एसोसिएट की, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की। एसोसिएट पे हमारा क्या होता है और मेथड कौन सा लगाते हैं, इक्विटी मेथड। तो स्टैंडर्ड से 2 पैराज आपने टिक करने हैं, पैरा 3 और 6। पैरा 6 में क्या है, 5 बातें। 5 बातें कौन सी याद है अभी? या डायरेक्टर हमारा हो, या एक्सपर्टाइज हो, या मैनेजमेंट हमारी हो, 5 बातें मिलेंगी आपको। इन 5 में से कोई छठी बात आ गई, उसे आपने फारग कर देना है। तो पैरा 3 में क्या मिलेगा जी, एसोसिएट की डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन और इक्विटी मेथड की डेफिनेशन। बस ये 2 पैराज आपने हाईलाइट करने हैं IAS 28 में से। अब उधर भी आ जाएं IFRS 3 और 10 में से। इधर सिर्फ आपके लिए फिर फिलहाल एक पैरा मैं लिख रहा हूं, पेज 24 पे आके, पैरा 7। यहां कंट्रोल की डेफिनेशन है, कंट्रोल की डेफिनेशन है पैरा 7। और मुझे कोई ऐसी चीज़ लग नहीं रही, ये पैरा भी है यार, ये पैरा 4 है, पैरा 4 है IFRS 10 में। और पैरा 4 हो गया। पैरा 4 कौन से, कि इन 4 सूरतों में हमने कंसोलिडेशन नहीं करनी, बाकी चीज़ें आसान हैं, उसमें पैराज आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप रीड आउट भी दे देंगे तो काफ़ी होगा। अब ज़रा मैं पैरा 4 और 7 खोल के देख लूँ कि ये IFRS 3 में है या 10 में है। तो पैरा 7 मैं ज़रा खोल के देखता हूँ IFRS 10 में। जी वेल डन, किसी ने घर में स्टैंडर्ड खोले में उन्होंने लिख दिया IFRS 10। पैरा कौन सा था, एक 7 देखें, 7 में लिखा हुआ है पावर ओवर द इन्वेस्टी एक्सपोजर और एबिलिटी टू इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी। ये भी वैसे याद होगी आपको ज़ुबानी, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं। और कौन सा पैरा है, 4। हाँ पैरा 4 भी है, बस ये पैरा 4 और 7 इधर से काफ़ी है यार। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई डेफिनेशन टाइप चीज़ आ गई ना, तो वो भी ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। अपेंडिक्स ए है पैरे के एंड पे, इसके स्टैंडर्ड के एंड पे, स्टैंडर्ड के एंड के ऊपर डेफिनेशंस हैं अपेंडिक्स ए। तो अपेंडिक्स ए में आपको ना डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो नहीं, NCA की डेफिनेशन मिलेगी, पेरेंट की डेफिनेशन मिलेगी, पावर की डेफिनेशन मिलेगी,
सब्सिडरी की डेफिनेशन मिलेगी, तो खुदा ना खासा कोई डेफिनेशन कभी आ गई तो IFRS 10 के अंदर ये डेफिनेशंस हैं और IFRS 3 के अंदर भी देख लेते हैं। IFRS 3 के अंदर मैं लिखता हूँ कंट्रोल F अपेंडिक्स A, ये एक्वायरी की डेफिनेशन है, एक्वायरर की, एक्विजिशन डेट की, बिजनेस कॉम्बिनेशन की, फेयर वैल्यू की, गुडविल की डेफिनेशन है, आइडेंटिफिएबल इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन है, NCA की डेफिनेशन है, NCA की तो उधर भी है। तो खुदा ना खास्ता कभी ये डेफिनेशंस आ गई तो आई के अपनी किताब में डाली हुई हैं, तो IFRS 3 और 10 की डेफिनेशंस भी लिख लें अपेंडिक्स A। अब 3 चीज़ें हो गई, बस चीज़ों को कंक्लूड करें, 3 चीज़ें होंगी। ये डेफिनेशंस कहाँ, ये चीज़ें कहाँ हैं IFRS 10 में, और अपेंडिक्स A किस किस की पेपर में खोलनी पड़ सकती है, IFRS 3 और 10। उसमें आपको क्या मिलेंगी, डेफिनेशंस। अच्छा, अब वो रीस्ट्रक्चरिंग की एक लाइन आई हुई थी पास पेपर में, वो ज़रा निकाल लें। IAS 28 में रीस्ट्रक्चरिंग ये हमारी एडजस्टमेंट रहती थी क्वेश्चन 4 में, पेज 174। अपॉन एक्विजिशन HL had a plan, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, HL had a plan to restructure ML at a cost of 80 मिलियन। अच्छा, हमारा ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 20, और हमने खरीदा कब है इसको, हमने ML को खरीदा कब है, या कम अप्रैल 20। अप टू 31 दिसंबर ML has incurred and recorded a cost of 70 million for restructuring as per HL plan। सबर दो डिस्कशंस हैं, पहले फुल स्टॉप से पहले की डिस्कशन है और फिर फुल स्टॉप के बाद की डिस्कशन है। पहले में से फुल स्टॉप से पहले की डिस्कशन करें। जिस वक्त पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा उस वक्त पेरेंट ने सोचा, प्लान अंडरलाइन करें, सोचा कि मैं 80 मिलियन का खर्चा करूंगा। इसकी एंट्री बता दें वर्किंग वन में, जल्दी सोच के इसकी एंट्री वर्किंग वन में। प्लान्स की एंट्री नहीं होती अनलेस कम्युनिकेटेड। अच्छा, नेक्स्ट, जब साल का एंड आया ना तो अल्लाह का शुक्र है सब्सिडरी अच्छी बच्ची, उसने हमारी बातें मानी और मान के उसने 70 मिलियन का खर्चा हमारे कहने पे कर भी दिया है। मैं क्या ज्यूम करूं, उसने रिकॉर्ड किया नहीं किया, सवाल चीख के बता रहा है रिकॉर्ड कर लिया है। आप बता दें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड हो गया, 10 का भी कर लिया है, 70 का भी कर लिया है, बाकी 10 का फिर कर लेगी। वो मुख्तलिफ यूनिट्स बंद करने होंगे, हो सकता है 70 मिलियन की कुछ चीज़ें बंद करने का भी अनाउंस कर दिया और बाकी 10 की फिर कभी बंद करेंगे। तो 80 का हमारा प्लान है, उसमें से 70 का खर्चा उसने करके रिकॉर्ड कर लिया, बाकी 10 का प्लान जब कभी हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो वाला भी तब करके रिकॉर्ड कर लेगी खुद ही। अभी 70 की नहीं करनी है, अल्लाह का शुक्र है वो सब्सिडरी कर चुकी है। अप टू 31 दिसंबर सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 70 मिलियन की कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली है। रिकॉर्डेड को अंडरलाइन करें। तो मैंने कहा था अगर सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर ले रिकॉर्ड तो फिर हमने कुछ नहीं करना, और अगर ना करें फिर हो सकती है डिस्कशन। नहीं, फिर भी वर्किंग वन, हाँ वर्किंग वन में तो फिर भी नहीं करेंगे। वर्किंग वन में क्यों नहीं करेंगे, अगर एक्विजिशन डेट पे अनाउंस हो गया तो वर्किंग वन में करेंगे, अगर एक्विजिशन डेट के बाद अनाउंस हुआ है तो भी वर्किंग वन में तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्विजिशन डेट के बाद वाली सारी चीज़ें वर्किंग वन में नहीं आती, फिर तो SRE में करेंगे डायरेक्ट जाके। अच्छा चलें जी, जो हजरात लेट ज्वाइन किए मीटिंग में, नहीं रिकॉर्डेड को कम्युनिकेटेड एज्यूम नहीं करेंगे, मतलब ये कि कम्युनिकेट करके ही उसने रिकॉर्ड की होगी ना, तो बात आपकी भी ठीक है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, अच्छा मोहतरम, अब ये IFRS 9 के अंदर करंट और नॉन करंट की हमारी बहस है, इसको हमने करना है। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा अभी साइड पे रख रहा हूँ।
आप निकालें फाइनल अकाउंट का पास पेपर का क्वेश्चन 2। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ मैंने बतानी थी। एक साहब ने ऑनलाइन में सवाल पूछा है, उन्होंने कहा है कि ये जो हमने डिस्क्लोजर्स पढ़े थे फाइनल अकाउंट के, इनके बारे में ये जो पास पेपर का क्वेश्चन 2 है, तो ये कंपनी कौन सी है लिस्टेड। अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो इस पर 4th शेड्यूल लगता है या 5th शेड्यूल? 4th। इस पे कौन सा शेड्यूल लगता है? अब अगर इस पे 4th शेड्यूल लगता है तो इट मींस के डिस्क्लोजर्स 4th और 5th के अलग अलग हैं। तो जब इसके हम डिस्क्लोजर बना रहे होंगे तो वी शुड नो कि कौन सी चीजें इसने डिस्क्लोज करनी है और कौन सी डिस्क्लोज। मेरे ख्याल से तो 4th में ज्यादा ही डिस्क्लोजर है एज कंपेयर टू 5th। और अगर यहां लिखा होता कंपनी अनलिस्टेड है तो फिर कौन सा शेड्यूल लगता? 5th। और 5th शेड्यूल में कुछ डिस्क्लोजर नहीं बनाने होते, जैसे क्रेडिट फैसिलिटीज हैं आपकी लोन ली की, उनका नहीं बनाना होता। तो ये ध्यान आपने रखना है, जाहिर सी बात, उन्होंने सवाल पूछा था, ये ध्यान आपने रखना है। क्यों नहीं रखना है ये ध्यान? 4th 5th शेड्यूल इसीलिए तो पढ़ा है हमने। अच्छा, यहाँ से एक बात और जहन में आ गई, एक दफ़ा ना हमने 3rd शेड्यूल किया था क्लास में। अब मुझे तो उसके वो क्या कहते हैं लेक्चर नंबर भी भूल गए। लेक्चर नंबर कौन सा था? 10 पता नहीं 5 था, 6 था, 2 था, हाँ ये था 102। इसमें मोहतरम मैंने आपको कहा था कि ICAP से बात चली है और ICAP को बताया गया कि ये 3rd शेड्यूल में ना एक चीज़ लिखी हुई थी, नॉन लिस्टेड कंपनीज़, ये वाली पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट है, तो ये उसने ना किताब में गलत डाली हुई है। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा ना, इसी मैंने बताया था 20-25 मिनट का किसी दिन अगले हफ्ते, तो उसमें मैं ये सही करके चीज़ें आपको डाल दूंगा। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लीव इट। अच्छा, वापस आ जाए। अगली जी हमारी डिस्कशन है IFRS 9 से पहले IFRS 16 की डिस्कशन कर लेते हैं। IFRS 16 निकालें। IFRS 16 लासानी वाला सवाल है क्वेश्चन बैंक का। लासानी, ये एक अच्छा सवाल है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह का लिख लें, पास पेपर का क्वेश्चन भी है एक, मेरे ख्याल से 12 हैं। लासानी वाला सवाल पेज 161। लासानी लिमिटेड जी डिस्क्लोजर और नोट हर चीज़ का एक ही बात है। डिस्क्लोजर और नोट्स का मतलब एक ही होता है। लासानी लिमिटेड लीज्ड एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड फॉलोइंग अदर टर्म्स। एक फॉर्मूला किसी को याद हो अगर रेंटल्स मिसिंग है या इंटरेस्ट रेट मिसिंग है? फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRB। और ये फॉर्मूला कौन यूज़ करता है बोलें? लेसर। ये फॉर्मूला कौन यूज़ करता है? लेसर। ओके, अच्छा जी, लीज में एक हमारा ज़बरदस्त किस्म का सफ़ा है, हैंड रिटन पेज, डेट इज़ हैंड रिटन पेज नंबर 1 and 1 ओनली। इसको मैं आपको रिवाइज करता हूँ, वॉल्यूम 1 में है। अगर इंटरेस्ट रेट या रेंटल मिसिंग है क्वेश्चन में, चाहे सवाल लेसी का हो चाहे लेसर का हो, चाहे लीज सिंपल हो चाहे जो मर्जी लीज हो, वेदर द लेसर इज सिंपल लेसर और इट इज़ अ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, किसी भी किस्म का सवाल हो, फॉर्मूला यही है, फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRB। इंटरेस्ट रेट आपने हमेशा इस फॉर्मूले में इम्प्लिसिट यूज़ करना है जब भी रेंटल मिसिंग हो। IDC ऑफ लेसर फॉर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आपने ज़ीरो लेनी है, क्योंकि लेसर की IDC मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में सेलिंग एक्सपेंस में जाती है। ये दो एहतियातें इस फॉर्मूले में बताई थी। अगली बात ये बताई थी, ये ज़रा मैंने ना वो जो सगाई वाला सवाल है लेक्चर 64 का पार्ट B मैंने कहा था ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा दोबारा। इन केस ऑफ डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर आफ्टर यूजिंग अबव इक्वेशन यू विल यूज हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट फॉर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल
एंड जर्नल एंट्रीज करते हुए आपने सेल हमेशा रिकॉर्ड करनी है एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट। ये वो सगाई वाला सवाल अगर आपने लिया हुआ तो वो डिस्कशन देख लें वहां से, वरना ये चीज आपको भी भूली होगी। ओके अच्छा, अब मुझे ये बता दें, वैसी एक जनरल आपसे बातें हुई थी, लेसी के सवाल में कौन सा रेट यूज करना होता है? इम्प्लिसिट रेट, और अगर ना गिवन हो या उसे ना पता हो तो इंक्रीमेंटल, और लेसर के सवाल में इम्प्लिसिट रेट, और मैन्युफैक्चर डीलर के सवाल में हायर ऑफ मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट। यार ये अब मुझे वो सगाई वाला सवाल पूरा रिवाइज कराना पड़ेगा, इसलिए मैं इस बहस को जरा जल्दी कर दूँ। नहीं, इसमें नहीं लेना ना हायर ऑफ, यही तो बताया था। लेक्चर 64 पार्ट बी अटेंड करो, लिखो। अब ये बात फिर नहीं हो सकती, क्यों लंबी बात है ऐसी, 5-10 मिनट फिर ये वाली क्लास भी दोबारा वही वाली क्लास शुरू हो जानी है, तो फिर वो बच्चों ने कहना है वो ख़त्म भी कर दें सिलेबस। तो अभी फिलहाल वो जनरल बात याद रखो, इस बात से कोई आपका एक आधा नंबर घट सकता है, तो ये बात मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। 3 बातें बस बताओ, लेसी ने कौन सा रेट यूज़ करना है? इम्प्लिसिट, ना पता हो तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग, लेसर ने इम्प्लिसिट रेट। इम्प्लिसिट रेट को रिक्वायर्ड रेट, डिजायर्ड रेट भी कहते हैं। अच्छा, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर ने कौन सा रेट यूज करना होता है? हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। लेसी को लेसी वाले सवाल में रेंटल ना पता हो तो सवाल में वो हमें डेटा देगा लेसर का। लेसी को तो रेंटल पता होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता लेसी को रेंटल पता ना हो। प्रैक्टिकली दुनिया में बात करें, प्रैक्टिकली दुनिया में लेसी को रेंटल पता होते हैं, क्यों नहीं पता उन्हें? लेसी को तो रेंटल बताएगा तो डील होगी ना दुकान। एक मिनट सवाल पे, प्रैक्टिकली दुनिया में लेसी को रेंटल पता होते हैं। हमें अगर लेसी के सवाल में रेंटल मिसिंग करेगा तो हमें सवाल में लेसर का डेटा देगा। जब तक लेसर का डेटा नहीं दे सकता तब तक हम वो निकाल नहीं सकते। ये तरह मैं सवाल पढ़ता हूँ, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, वरना सवाल पूछिएगा। ज़ाहिरी बात है, वो भी बनाने हैं अदर इनकम और एक्सपेंसेस के, वो तो ऑब्वियस ही बात है। वो तो बस एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, नरेटिव फॉर्म में बनाने हैं। अच्छा जी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स 6,25,000, आईडीसी पेड बाय लेसी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट एंड ऑफ लीज, इसकी पीवी निकालेंगे। और फर्दर इंफॉर्मेशन, लासानी लिमिटेड, लासानी कौन है? लेसर, रीइंबर्स 60% ऑफ आईडीसी। लासानी कौन है? लेसी है, सॉरी। लासानी रीइंबर्स 60% ऑफ आईडीसी टू लेसर। अब आप मुझे बताएं, लासानी इज लेसी, असल में मुझे बताएं पहले लॉयर को फीस किसने दी? आईडीसी पेड बाय, तो फिर यार ये बताना था ना मुझे, मैं गलत लिख रहा हूं, उल्टा समझा हुआ था। ये कौन है? लीज एन एसेट फ्रॉम खान, लेसी लासानी है, और खान कौन है? लेसर। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आ रही है, आईडीसी कॉस्ट इज पेड बाय लेसर। ₹1,00,000 किसने किसको पे किया? लेसर ने अपने लॉयर को। डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 1,00,000। फर्दर इंफॉर्मेशन, डिसमेंटल करना किसकी जिम्मेदारी होती है? लेसी की। लेसी उसे उतार के एसेट वापस करेगा। अच्छा, लासानी लिमिटेड रीइंबर्स 60% ऑफ आईडीसी टू लेसर। लासानी लिमिटेड ने 60% आईडीसी दे दी है, लेसी ने 60% आईडीसी किसको दे दी है? लेसर को। इसका मतलब है लासानी के लिए आप आईडीसी लेंगे 60,000 और लेसी है ये, और लेसर के लिए आईडीसी लेंगे 40,000। अब रीइंबर्समेंट के लफ्ज को हम पेपर से काट देंगे और हम कहेंगे जी लेसी की आईडीसी 60,000 और लेसर की आईडीसी 40,000। बस रीइंबर्समेंट के लफ्ज को पेपर से काट देंगे। चलें जी, नेक्स्ट। जीआरबी एंड यूजीआरबी वाज इतने एंड इतने। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ लासानी वाज 10%। सवाल कह रहे हैं इसको डिसमेंटलिंग के लिए यूज कर लो। ठीक है यार, तेरी मर्जी, कर लेंगे। सवाल कह रहे तो कर लेंगे। लेसर का डिजायर्ड या रिक्वायर्ड रेट 15% है, ये इम्प्लिसिट के लिए यूज होता है।
और भाईजान ये तो पता नहीं क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुमने रेट दिया है, ये तो हम कभी भी यूज़ नहीं करते, ये तो काट दें। अब जाहिर बात है अजीब सा रेट आ गया तो पेपर में इग्नोर ही करना है। अब मुझे बताएं व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर मिसिंग रेंटल? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। फेयर वैल्यू आईडीसी लेसर की पकड़ें 40,000, पीवी ऑफ एलपी देयर इज नो डाउन पेमेंट। अच्छा, एरियर में रेंटल पे हो रही हैं या एडवांस में? नहीं लिखा हुआ, एज्यूम करेंगे एरियर में पे हो रहे हैं। लीज टर्म कितनी है? 5 साल। तो रेंटल्स को एज्यूम करता हूं मैं आर इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, ये लेसर का फॉर्मूला है, ऑलवेज यूज इंप्लिसिट रेट इन दिस, ऑलवेज यूज इंप्लिसिट रेट इन दिस। और लेसी के लिए भी हम इंप्लिसिट रेट ही यूज करेंगे क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लेसी के नॉलेज में नहीं है ये रेट। 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय, आप जरा परें हो जाए क्योंकि जीआरवी आ रही है, प्लस 20 इंटू 1.15 रेज टू पावर माइनस 5। आप डालें 30 है जीआरवी, सबर से कर दो ना, वो लिख तो लेंगे, पीवी ऑफ यूजीआरवी प्लस 30 इंटू 1.15 रेज टू पावर माइनस 5। जी रेंटल क्या आ गए? इसको हमने वैसे नाम रखा था वर्किंग जीरो, इसलिए नाम रखा था वर्किंग जीरो कि ये तो सवाल के अंदर एक मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प कर रही है ना। 191 सोल्यूशन से भी नजर मार लें, किसी ने निकाली है उधर मीटिंग में? आईडीसी हमेशा लेसर की लेनी है जी, इस फॉर्मूले में आईडीसी हमेशा लेसर की लेनी है। आप हैंड रिटन पेज देख लें, इस फॉर्मूले में हमेशा आईडीसी लेसर की लेनी है। 191 यही आ रहा है सोल्यूशन में भी। अच्छा, अब लेसर का सवाल इंशाल्लाह आप कर लेंगे। लेसर का सवाल जब करना होगा तो इसी डेटे को हमने यूज करना है, पीवी ऑफ एलपी जमा पीवी ऑफ यूजीआरवी। लेसर का सवाल इस तरह हो जाएगा। अब जरा लेसी का मैं आपको सिर्फ एलपी और पीवी ऑफ एलपी पर डिस्कशन कर लेता हूं। लेसी का सवाल कहां से शुरू करते हैं? समरीज का सफा खोल लेंगे, समरी का सफा बताएगा कि एलपी से और पीवी ऑफ एलपी से। लेसी में होता है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। अब आप मुझे ये बताएं, इस सवाल में ना बड़े मजे से डाटा दिया हुआ है। लेसर के लिए कोई ज्यादा साइंस नहीं है इस सवाल में। गारंटीड उसके लिए 20,000 है और अनगारंटीड उसके लिए 30 है, लेकिन 20 जमा 30 गारंटीड अलग दी हुई है, अनगारंटीड अलग दी हुई है। 20 जमा 30 लिखें, आरवी कितनी है? 50। अब लेसी के एंगल से मैं डिस्कशन करने लगा हूं। व्हाट इज द गारंटीड अमाउंट? लेसी के एंगल से डिस्कशन करने लगा हूं। 20। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू एट एंड ऑफ लीज? ये पूरी होती है। नाउ 20 इज गारंटेड एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट एंड पे रेजिडुअल वैल्यू 50 होगी। नाउ अगर वो 20 की गारंटी कर रहा है और एसेट 50 बाजार में बिक रहा है, तो क्या लेसी को एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितनी है? बोले बोले सोच के बताएं। लेसी ने गारंटी कितने की 20। जब एसेट बाजार में जाएगा कितने का बिकेगा? 50 का। इसका मतलब है 20 से ऊपर का बिक जाएगा। हाउ मच लेसी इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू लेसर? इसलिए एक बच्चे ने सवाल पूछा था, इसमें आपने लेसी के केस में जीआरवी जीरो क्यों लिया है? भाईजान लेसी के केस में मैंने जानबूझ के जीआरवी जीरो लिया है क्योंकि सवाल के अंदर उसने पे ही कुछ नहीं करना, तो बस रेंटल को मल्टीप्लाई करें 5 से, धड़ाधड़ लेसी का सवाल फारग। और इसमें एक और वो डीकमीशनिंग की प्रेजेंट वैल्यू डालेंगे, वो आप यहां से भी रिवाइज कर लीजिएगा। एक पास पेपर का सवाल है डीकमीशनिंग का, वहां से भी रिवाइज कर लीजिएगा। दोनों जगह से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो लिखें, लेसी के फॉर्मूले में जीआरवी इसलिए जीरो लेंगे
कि आरवी 50,000 है, वो ऑलरेडी 20 से ज्यादा है। लेस्सी के फॉर्मूले में जीआरवी इसलिए 0 लेंगे कि आरवी पचास है जो जीआरवी से ज्यादा है। अब लेसी कुछ पे नहीं करेगा। अच्छा, लेसर के एंगल से आसान है। लेसर बस जिसको जीआरवी कह रहा है वो जीआरवी है, जिसको यूजीआरवी कह रहा है वो यूजीआरवी है। बल्कि लेसर के सवालों में कई दफ़ा ऐसा भी होता था, वो आरवी देता था और हम जीआरवी माइनस करके क्या निकाल लेते थे, यूजीआरवी। लेसर के सवालों में कई दफ़ा इस तरह भी हुआ है, वो आरवी देता था, हम जीआरवी माइनस करते थे, यूजीआरवी आ जाती थी। ओके, बहरहाल यार इन चीज़ों से परेशान ना हुआ करें। कोई आरवी जीआरवी की फिगर किसी ने, वो खुदा ना खास्ता कभी ऐसा पॉइंट आया गलत ले ली तो उसके सिर्फ उतने पोर्शन के मार्क्स कटेंगे, लेकिन वो गलत लेने के बाद डिस्काउंटिंग के मार्क्स उसको पूरे मिलेंगे, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में डालने के पूरे मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ वो फिगर लेने के गलत मार्क्स कटेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को हवा नहीं बनाना कभी। ओके, अब आ जाइए IFRS 9 के अंदर हमारी आखिरी डिस्कशन आज की, और इसको क्लोज करें। IFRS 9 में आए, करंट नॉन करंट की एक डिस्कशन है। वो एथिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, एथिक्स के सवाल को कैसे लिखना है। जी, वेयर इज IFRS 9? वैसे तो हम जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना रहे होते थे उसमें हम करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन नहीं करते थे, लेकिन एक दो MCQs में उसने करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन मांगी है, तो इसलिए ये हम कर लेते हैं। पेज नंबर 548। अच्छा, ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पूछ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा याद है IFRS 9 इसमें एंट्रीज क्या होती थी? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट, कैश क्रेडिट, लोन दिया, इंटरेस्ट कितना बना? 30। किसी को याद हो एंट्री? इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अगले ने इंटरेस्ट उसमें से 25 दे दिया, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। थोड़ी थोड़ी याद आ रही है एंट्रीज? लोन देने की एंट्री बताएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट या लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। लोन पे इंटरेस्ट बना, एंट्री याद है? इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और इंटरेस्ट मिल गया, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये हल्की फुल्की एंट्रीज थी जो हमने इसमें पढ़ी थी। अच्छा, पेपर में ना उसने बैलेंस शीट मांग ली 2011 की, पेपर में उसने बैलेंस शीट मांग ली 2011 की फर्ज करें, और नॉन करंट करंट की बाइफर्केशन आमतौर पे आप ना कीजिएगा अनलेस के सवाल कह दे। अब हमने इसकी करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन करनी है। अब जरा मुझे आप थोड़ा सा सोच के बताएं, 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। पेमेंट ये होती है भाईजान इंटरेस्ट की, इधर पेमेंट इंटरेस्ट की होती है। तो 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के नीचे क्या लगा दो? लाइन लगा दो, लगा दी। आप बता दें क्या ये 205 204 हो रहा है जो मैं कहूं कि 1 रुपया 1 साल के अंदर मुझे मिल गया है? ये तो बड़ा पुट्ठा स्टैंडर्ड है, इसमें तो गेम ही और हो गई। लेने कितने थे? 205, 1 साल बाद 204 होने चाहिए थे, तो मैं कहता 1 रुपया मिल गया, लेकिन उल्टा ये 200। इसका मतलब है कोई रिसीवेबल करंट में रिसीव नहीं हुआ। शायद इसकी वजह ये बनी, वजह मैं बताना नहीं चाह रहा था
कि हमारा इंटरेस्ट बना था ज्यादा, मिला कम है, तो उल्टा ग्रोथ आ गई है रिसीवेबल कम होने की बजाय। ये है क्या आपको पता है? ये लोन रिसीवेबल है। लोन रिसीवेबल 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 की पेमेंट के नीचे मैंने लाइन लगाई। जब लाइन लगाई तो बता दें, लीज में भी इसी तरह करते थे। एक साल जब मैं आगे जाके देखा तो मुझे बताएं कितना एक साल के अंदर अंदर मिला या उल्टा बढ़ गया रिसीवेबल। इसलिए पेपर में आसान काम कीजिएगा, इसका करंट पोर्शन 0 है, 205 को किस में डाल दीजिएगा? नॉन करंट। और व्हाट इज करंट पोर्शन? 0। इस कहानी को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। एक सवाल आपको आया पेपर में जिसमें आपने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया, तो आपको उस सवाल ने कहा कि यार तुम ऐसा करो 31/12/11 की बैलेंस शीट बना दो। आपने बड़े फखर से 31/12/11 की पेमेंट के नीचे क्या लगा दी? लाइन। इसमें अब आप देखें मजा आ रहा है, इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। क्या 195 लेना था, रिसीवेबल मेरा कितना था, और अब रिसीवेबल कितना हो गया, तो मतलब है थोड़ा सा रिसीव भी कर लिया। तो एक साल के अंदर अंदर कितना मिला? 7। इसका मतलब है 195 में से 7 एक साल में मिल जाएगा, बाकी 188 फिर कभी मिलेगा। क्या मैं कह सकता हूं इट इज स्टिल रिसीवेबल? व्हाट वॉज रिसीवेबल? 195. What is receivable? What is received? Don't watch here. What is received? और अंदर की कहानी शायद ये है कि 18 का इंटरेस्ट बना था, मिल ज्यादा गया, 25 तो 7 ज्यादा मिल। इस साइड पे ना देखिए, मैं कह रहा हूं। तो इस तरह की कोशिश करनी है हमने करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन करने की। चलें जी, व्हाट इज कैरी डाउन? 195. व्हाट इज अगले साल का कैरी डाउन? व्हाट इज रिसीव्ड? आप क्या करेंगे? 195 में से ये वाला जो 188 है इसे कहां डाल देंगे? करंट नॉन करंट में। और इन दोनों के डिफरेंस को लिख लें, इन दोनों का डिफरेंस। इधर तो डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा था, उल्टा इधर तो नेगेटिव में डिफरेंस आ रहा था। इस तरह की कोशिश करनी है। क्लियर जी ऑनलाइन वालों? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा के और बोलो रैप तो नहीं हो गए? नहीं, ठीक है मौजूद, शुक्रिया। अच्छा, अब स्टोरी थोड़ी सी ना जरा चैलेंजिंग बन जाएगी। एग्जाम्पल 3 में आए, थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ। तो ऐसा सवाल मैंने आपको क्लास में कभी नहीं करवाया था। क्या? कौन सा? कि वो इंटरेस्ट अगले साल के पहले दिन दे रहा हो। 12वें महीने के आखिरी दिन इंटरेस्ट दे रहे या 13वें महीने के पहले दिन? नहीं, 12वें महीने के आखिरी दिन नहीं दे रहा, 13वें महीने के पहले दिन दे रहा है। बैंक भी कई दफा ऐसा करते हैं कि आप 1 जनवरी को बैंक में पैसे रखवाएं, बैंक कहते हैं 31 दिसंबर को रहने दो, अगले दिन जरा सुबह बैंक खुलेगा ना 1 जनवरी को, फिर हमारे से आके इंटरेस्ट ले लेना। अच्छा, इसमें मुझे बताएं, आपसे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पूछ रहा हूं, इसमें हमारे साल में क्या एंट्रीज होंगी? हमारे साल 2011 के साल में, जल्दी 2011 के शुरू में कितना लोन दिया? एंट्री बोलें, इन्वेस्टमेंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। क्या डेट डाल के? 1 जनवरी 11। कितने से? 500 से। क्या मैं 31 दिसंबर 11 की रात को मैचिंग कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए इंटरेस्ट इनकम बुक कर लूं या अगले साल मिलनी है देखी जाएगी? इनकम बुक कर लें। ये 1 जनवरी 12 की डेट मैंने इसलिए डाली है कि लिखें ये 60 रुपया 1 जनवरी 12 को मिल रहा है। लिखें 60 रुपया 1 जनवरी 12 को मिल रहा है। तो बताएं जी, इंटरेस्ट हमारे साल के आखिरी दिन मिल रहा है या अगले साल के पहले दिन? अगले साल के पहले दिन। अब मुझे बताएं 31/12/11 को आपका क्या मशवरा है, क्या एंट्री करके रात को सोऊं? इन्वेस्टमेंट, डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट। कितने से 70 से। मैंने की हुई है, नीचे डेट्स डाल के एंट्रीज की हुई है। ये एंट्रीज हो गई। एक एंट्री मैं अगले साल करूंगा, ये तो 2011 की एंट्रीज होगी ना। ये एंट्री मैं किस साल करूंगा? बड़ा लिखें, 2012 में। जी बिल्कुल, ईयर एंड पे रिसीवेबल की एंट्री की है, क्योंकि हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम को उस साल बुक करो जिस साल कमाई है, या जिस साल मिली कमाई तो बुक कर लो ना। अच्छा, यहां करंट नॉन करंट की जो डिस्कशन है ना, थोड़ी सी ट्विस्ट पकड़ेगी और मजे की हो जाएगी। करंट नॉन करंट की डिस्कशन क्यों?
इसलिए कि मेरा अकाउंट इस वक्त 570 का रिसीवेबल शो कर रहा होगा। 500 लोन जो दिया हुआ है और 70 रुपए जो उस पर इंटरेस्ट है, मेरा अकाउंट 570 शो कर रहा होगा। मिला कुछ भी नहीं, मिलना कब है? अगले साल। इसमें ट्विस्ट पकड़ने के साथ साथ कहानी आसान हो गई। क्यों? ये आपका रिसीवेबल का कैरी डाउन है। सर ये क्यों नहीं कैरी डाउन? यार नहीं कैरी डाउन, हम मैं कैसे बनाऊं इसको? जबरदस्ती तो नहीं कैरी डाउन बना सकता। ये कैरी डाउन तब बनता जब ये मिलता। नहीं सर इसको कैरी डाउन बनाए। यार मैं कैसे बनाऊं कैरी डाउन? कैरी डाउन मैं कैसे बनाऊं? मैं कैरी डाउन मजबूर हूं, 570 है। अब कैरी डाउन जरा मैं आपको मजे का दिखाने लगा हूं। कैरी डाउन, इट इज माई कैरी डाउन 570। अब आप उन चक्करों में ना पड़े, लाइन लोन लगाने के चक्कर में। अब इस 570 में से अगले दिन मिल जाने 60, इस 60 को डाल दें करंट में। अब लाइन ना लगाएं। अब क्या ना लगाएं? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड और इंटरेस्ट की पेमेंट डिफर कर गई है। अब ईयर एंड सेम नहीं चल रहे, तो ऐसी सूरत में आप लाइन मत लगाएं, आप इस तरह की लाइन बनाने की कोशिश करें। व्हाट इज माई कैरी डाउन? 570। व्हाट विल बी रिसीव्ड ऑन नेक्स्ट डे? 60। अब वो लाइन ना लगाएं, इस तरह की डायग्राम बनाने की कोशिश करें। आप बता दें व्हाट इज कैरी डाउन? 570। 570 में से माइनस कर दें, मैंने मेहनत करके ये बनाया हुआ है। 570 में से माइनस कर दें 60, 510 डाल दें। लेकिन प्लीज कैरी डाउन को 570 ही रखिएगा। कैरी डाउन 570 ही रखिएगा। चलें छोड़ें, अगला साल ट्राई करते हैं। अगला साल ट्राई करते हैं। क्या ये अगले साल का कैरी डाउन होगा या अगले साल का कैरी डाउन ये होगा? ये होगा अगले साल का कैरी डाउन। कितना कितना कितना? 580। उसमें से करंट कितना होगा? 60। अगले साल का लिख लें। 2011 2012 510 जमा 73 माइनस 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 510 जमा 73 तो कैरी डाउन हो गया ना, -60 523 और फिर 60 को करंट में डाल दें। तो इसमें वो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लोइन लगाने वाला चक्कर नहीं करना। चलें छोड़ें, अगली जरा ट्राई करें। अच्छा इसमें सवाल भी लिख लें। इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर जनवरी। नेक्स्ट ईयर यकम जनवरी। हर साल इंटरेस्ट कब मिला करेगा? 31 दिसंबर की रात को या अगले साल की सुबह? अगले साल की सुबह। अच्छा ऑन यकम जनवरी 2015 यासिर इशूड डिबेंचर्स। लोन लिया या दिया? लिया। ऑफ ₹80 million फेस वैल्यू विच आर रीपेबल एट प्रीमियम आफ्टर मैनी ईयर्स। प्रीमियम की अमाउंट इसलिए नहीं दी उसने हमें कि सारे सालों का सवाल नहीं करना। द कूपन रेट इज 0% बट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 10%. एट विच अमाउंट दीज डिबेंचर्स शुड बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट अंडर हेडिंग नॉन करंट। नॉन करंट के अंदर कितना जाएगा? नॉन करंट के अंदर कितना जाएगा? ओके लेट्स स्टार्ट। डेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट और बैलेंस। याद हो किसी को? इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तुम्हें याद हो कि ना याद हो? याद है? थोड़ा 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 याद आ रहा है। और अगर डिबेंचर खरीदते थे परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और अगर इशू करते थे इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यही फेस वैल्यू है और यही इशू प्राइस है, क्योंकि और कुछ बताया नहीं हुआ ना, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट सवाल में दी नहीं हुई। बिस्मिल्लाह शुरू करें जी। 80 से शुरू करें। ऑन यकम जनवरी 15 यासिर इशूड डिबेंचर्स। ओ हमारा ईयर एंड 30 15 है, लेकिन इंटरेस्ट पर एनम है।
which are repayable at a premium in the coupon rate is 0%. However, this rate is 10%. अब मुझे बताएं, माशाल्लाह अब आपने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ लिए मैं यकम जनवरी 15 के बाद कौन सी डेट डालूं? हमारे ईयर एंड की डेट डालूं या लीज का शेड्यूल और लोन का शेड्यूल जो है वो अपने ईयर एंड के एतबार से बनता है? कौन सी डेट डालूं? हिम्मत हौसला 31/12/15 31/12/15 की डेट हमने डाल दी। अच्छा, अब मोहतरम हिम्मत करें और 80 के ऊपर पूरे साल का रेट लगाएं बगैर डरे। 8 बगैर डरे पूरे साल का रेट लगाएं, कोई मसला नहीं। अब ये हमारा अकाउंटिंग ईयर भाड़ में गया, ये 0 आ गया और जवाब 88। ये पहली डिस्कशन मेरी खत्म हो गई, शेड्यूल बन गया। अगली डिस्कशन जनरल एंट्रीज। यकम जनवरी 15 को एंट्री बताएं। हिम्मत हौसला जज्बा। यकम जनवरी 15 को एंट्री बताएं। यकम जनवरी 15 को एंट्री बताएं। भाईजान मैं आप लोगों के मैसेज नहीं सुन सकता क्योंकि क्या कहते हैं मोबाइल की बैटरी फारग हो गई है। अच्छा, यकम जनवरी 15 कैश डेबिट लोन क्रेडिट, बोलें जी कितने से? 80 से। डन। अब 8 रुपए की माशाल्लाह आपने मुझे एंट्री बतानी है। आप इतने बड़े हो गए हैं। 30 जून 15 छुरी चला के एंट्री करूं या पूरी एंट्री कर दूं? छुरी चला के। क्यों? क्योंकि मेरा ईयर एंड क्या है? 30 जून 15। ये हजरात मौजूद है ना? हाँ 6 लोग मौजूद हैं, डटे हुए हैं, 8 आए थे। अच्छा एंट्री बोलें जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी या लोन क्रेडिट कितना? 8 इंटू 6/12 8 इंटू 6/12 कितना आ गया जी? 4। हमारी डिस्कशन तो है ही कुछ और। ये आईकैप की किताब का एमसीक्यू है। एमसीक्यू आईकैप की किताब का एट विच अमाउंट दिस डिबेंचर शुड बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट एट 30 जून 15 अंडर द हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब तसल्ली से डिस्कशन करते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर कितना जाना चाहिए। अच्छा मुझे यह बता दें कि मेरा जो कैरी डाउन होगा, पहले बताएं अकाउंटिंग ईयर एंड वो ईयर एंड डिफर कर रहे हैं। अगर वो डिफर कर रहे हैं तो अगर आप बिल्कुल हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो लगाएं। हमारे साल कोई पेमेंट ही नहीं हुई, 31 दिसंबर 15 की पेमेंट अगले साल है, ये लाइन लगाएं। लेकिन लाइन के चक्रों में मैंने कहा था ना पढ़ें। आप इसको ना इस तरह करके 84 बना लें कैरेट डाउन। सर ये क्या कर रहे हैं? समझ आ गई होगी आपको बात है, मैं क्या कह सकता हूं आपको। अगर आपको मसला है तो फिर बट व्हाट इज माई 30 जून 15 का कैरेट डाउन? नॉट 88, इट इज नाउ 84। 84 में से 0 अगले साल मिल जाने, इसको करंट में डाल दें और 84 को नॉन करंट में डाल दें। 84 को नॉन करंट में और 0 को करंट में। तो जब अकाउंटिंग ईयर एंड और हमारे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का ईयर एंड डिफर कर जाए तो मैं आपको एक और इजाजत दे रहा हूं, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाइएगा। लाइन लगाने के बाद इस तरह की कहानी सोचिएगा। लेकिन इस सवाल में एक और फड्डा भी था, बिल्कुल ही ईयर एंड डिफरेंट है, 6 महीने का फर्क है। तो 80 या 84 है मेरा कैरी डाउन? 84 में से कितना मिलना है एक साल के अंदर? 0। तो 0 किस में चला गया? करंट में और बाकी नॉन करंट में। और मजे की बात है ये 0 कूपन बॉन्ड है, सारा नॉन करंट में ही पड़ा रहेगा, बिल्कुल एंड पे जाके सारा मिलेगा। मिलना 1 रुपया नहीं आपको। 0 कूपन बॉन्ड क्या होता है? 6 साल भी पड़ा रहे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना, लेकिन कमा रहे होंगे आप अगर लोन दिया हुआ है। और अगर हमने लोन लिया हुआ है तो खर्चा आ रहा होगा हमारा। और इधर भी आप इसी तरह चेक कर लें, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाकर हमारे साल पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट अगले साल हो रही है, वो आदत बरकरार रखें। लेकिन कैरी डाउन कितना? 570। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे चल लाइन लगा दिया करें। ओके अच्छा जी, अगली हमारी डिस्कशन है एथिक्स की। एथिक्स के ना, हाँ लीज में 61 पेज है, वो मैंने देखना वो अगले लेक्चर में करा दूंगा। वो लॉजिक है 61 पेज पे कि हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट क्यों यूज़ करते हैं, उसकी लॉजिक दी हुई है, डेरिवेशन दी हुई है फॉर्मूले की, वो कोई ज़रूरी नहीं मेरी नज़र में इतनी। अच्छा यार एथिक्स में ना मैंने आपको बताया था, वो सफ़ाई खोल लें, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हाउ टू राइट डाउन पेपर में बताऊंगा कैसे करना है।
इसमें एक हमारा मेन सफ़ा है, पेज 491, पेज 491। पहले तो मुझे ये बताएं कि बॉस ने अगर एम्प्लॉय को कोई गलत काम करने को कहा, बोथ बॉस एंड एम्प्लॉय आर सीए, और बॉस ने एम्प्लॉय को कोई भी गलत काम करने को कहा, तो बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है, बॉस में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, और बॉस में प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, और एम्प्लॉय उसका खौफ महसूस कर रहे, और एम्प्लॉय की जात को एक इंटरेस्ट, ये सेल्फ इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय की जात को एक सेल्फ इंटरेस्ट तब लगाना है जब एम्प्लॉय को कोई वो बेनिफिट दे, कोई फायदा दे, कोई इंसेंटिव दे। इसमें अब एक बड़ी बारीक नुक्ता है जो आपने आज सुनना है। बॉस ने एम्प्लॉय को कहा कि तुम गलत जर्नल एंट्रीज कर दो, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो ताकि हमारे प्रॉफिट ज्यादा आए। गलत इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री करो, या जिसे मैं कहूं इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो ताकि हमारे प्रॉफिट ज्यादा आए। आपने इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर में इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री का जिक्र करना है, और ऑब्जेक्टिविटी में आपने प्रॉफिट ज्यादा आने का जिक्र करना है। सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो। बॉस में ऐसी हरकत कर रहे हैं, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री आपको जबरदस्ती छुटवा के, जिससे प्रोफेशन के नाम पर आ जाएगी। बॉस इसलिए न्यूट्रल नहीं है कि वो ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। सिनेरियो में से आपने दो चीजें पकड़नी है। बॉस कह क्या रहा है, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो, कह क्यों रहा है, क्यों कह रहा है, बॉस को क्या है इसमें? ओ, एम्प्लॉय का सेल्फ इंटरेस्ट अलग होता है यार, खुदा के लिए एम्प्लॉय का सेल्फ इंटरेस्ट अलग है। एम्प्लॉय को बाद में कहेगा तुम ये काम करके दे दो, तुम्हें बोनस दे दूंगा, तुम्हें अच्छी जगह पोस्टिंग कर दूंगा। एम्प्लॉय की बात मैं नहीं कर रहा, मैंने कहा बॉस को क्या ऐसी पड़ी है कि बॉस एम्प्लॉय को कह रहे तुम इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो। बॉस को ऊपर से डायरेक्टर ने प्रेशराइज किया हुआ है कि भाईजान हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। अच्छा, मैं ना इसको एक और मिसाल से समझाता हूं। बॉस कह रहे कि आप रीवैल्यूएशन लॉस की एंट्री ना करो, या IFRS 15 लगा लें। बॉस कह रहे कि सेल की हैं अपनी चीजें ऑन रिटर्न बेस, उसमें से 10% चीजें वापस आने की उम्मीद है, लेकिन बॉस कह रहे छोड़ो यार, सेल पूरी बुक कर लो। बॉस कह रहे सेल पूरी और ज्यादा बुक कर लो, क्योंकि हमें स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्टिंग चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग चाहिए, इसके लिए सेल ज्यादा बुक कर लो। आप बताएं इंटेग्रिटी में क्या लिख के आएंगे? इंटेग्रिटी में क्या लिख के आएंगे? सेल ज्यादा बुक कर लो, ये इंटेग्रिटी वाला बंदा नहीं कह सकता, ये बात लिख के आएंगे। प्रोफेशनल बिहेवियर में भी यही लिख के आएंगे कि बॉस सेल ज्यादा बुक करके एक ऐसा काम करने को कह रहे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगा। बॉस ऐसा कह क्यों रहा है, ये ऑब्जेक्टिविटी में लिख के आएंगे। ऑब्जेक्टिविटी में लिख के आएंगे द बॉस इज नॉट न्यूट्रल बिकॉज वाई बिकॉज ही इज इंसिस्टिंग हिम टू इन्फ्लेट द सेल जस्ट टू ऑब्टेन अ लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। हां, यहां रीजन लिखनी है, यहां रीजन लिखनी है कि बॉस उसको गलत कह क्यों रहा है। अच्छा, एक और सवाल हमने किया था, अब मैं आपको ये बातें आपने यहां लिख लें जरा। इंटेग्रिटी में क्या लिख के आना है, प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या लिख के आना है, और ऑब्जेक्टिविटी में क्या लिख के आना है। अब मैं आपके सामने वो सिनेरियोज रखता हूं जो हमने क्लास में पढ़े थे।
ऑब्जेक्टिविटी में लिख के आएंगे क्यों कह रहा है ऐसा, क्यों कह रहा है, इसलिए कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाए। ऑब्जेक्टिविटी में आप कह सकते हैं क्यों कह रहे हैं, और उधर कह सकते हैं क्या कह रहे हैं, इंटेग्रिटी में और किस में, प्रोफेशनल बिहेवियर में। अच्छा यार, ये वीडियो इधर क्लोज कर दूं, 2 घंटे की हो गई थी, पहले ही मुझे बता देना था, तो मजबूरन इसका पार्ट बी में अपलोड करने लगा हूँ। उसमें सिर्फ एथिक्स की डिस्कशन होगी, एक मिनट, उसमें सिर्फ एथिक्स की डिस्कशन होगी। और अगली हमारी इंशाल्लाह जो है वो जूम मीटिंग ही होगी। वेडनेसडे को मॉक तो नहीं शुरू हो रहे, 15 को मॉक है। 15 को किसका मॉक है, FAR 2 का है। तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, इसके बाद रख लेते हैं, मॉक्स के बाद आखिरी मॉक आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 24 को रख लेते हैं, 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी को इंशाल्लाह आखिरी जूम मीटिंग रख लेते हैं, जिसमें कोई और चीज़ रहेगी जो मेरे जहन में आई वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो 24 रहने ही दें यार, ज़्यादा दूर हो जाएगी, 14 को ही कर लें, 14 को कर लेते हैं, पेपर से एक दिन पहले जो आपका मॉक है 14 तारीख को 11:45 पर, 11:45 पर जूम मीटिंग हो जाएगी। वेडनेसडे बन रही है ना, ट्यूसडे बन रही है, ट्यूसडे बन रही है। अब इंशाल्लाह मैं अहद करता हूँ कि अगली जो डिस्कशन है उसमें सिर्फ एथिक्स ही हों। शायद MCQs की हमारी डिस्कशन है, वो मैंने आपको बताया था, IFRS 15 के कोई 4-5 MCQs हैं, और कोई 4-5 MCQs IAS 12 के, और 2-3 फाइनल अकाउंट के करके वो मैंने डिस्कशन करनी है, वो एक अलग से अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारी डिस्कशन होगी। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं मजबूरी में करता हूँ, लेकिन मैं उसका पोर्टल पे अपलोड करके ना ऑप्शनल लिख दूंगा। कुछ बच्चे ना लेटेस्ट अटैम्प्ट के कुछ सवाल पूछते हैं। अब मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट अटैम्प्ट में चीज़ आ गई होती है वो अगली दफ़ा नहीं आने, अगली दफ़ा कुछ और आनी होती है। कुछ बच्चे लेटेस्ट अटैम्प्ट के सवाल पूछते हैं, या कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं पास पेपर के जो क्लास में नहीं कराए होते। अब अगर उसका सवाल मुझे लगता है कि यार सबके सामने आ जाए, तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विद ऑप्शनल लिख के आगे ब्रैकेट में उधर पोर्टल पे भी, और जो वेबसाइट है उस पर भी आगे ऑप्शनल लिख दूंगा, ये वीडियो आपने लेनी है ले लें। अब ये ना कि एक वीडियोस कभी एक आ रही है कभी दूसरी आ रही है, वो 8-10 मिनट की कोई होगी। जैसे IAS 38 का लेटेस्ट में सवाल आया था, किसी बच्चे ने मैसेज कर दिया, नहीं सर वो तो कराया ही नहीं आपने, सिलेबस खत्म हो गया, ये क्या बात हुई। फिर किसी ने किसी और स्टैंडर्ड का सवाल देखना है, एक और भी है सवाल फाइनल, एक और फाइनल अकाउंट के अलावा एक और सवाल है, IAS 12 का सर लेटेस्ट में सवाल आया था, इसमें ये वाली एडजस्टमेंट थी, ये तो आपने बताई ही नहीं। भाई आप लोगों की दफ़ा कोई और आनी है तो ये ज़रा बता दें। तो वो कभी कभी मेरे दिल में आता है, उसकी 5-10 मिनट की वीडियो मैं किसी पास पेपर की बना सकता हूँ, तो वो फिर उसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो आप ये ना कहिएगा कि आप ये लेक्चर आई जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह क्लोज करें, अल्लाह आप हज़रात को पास करें। पार्ट बी में एथिक्स को लिखने का तरीका मैंने सारा बताना है कि पेपर में इसको लिखना कैसे है। अभी मेन चीज़ बता दी है, लेकिन अभी हमारा वो वाला सिनेरियो रहता है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह आती है। इसको क्लोज करें यहाँ पे।